अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईन। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले खबर देंगे रोशनियों के शहर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची के कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। नॉर्थ कराची, गोलीमार, लांडी, लियाकताबाद, फेडरल बे एरिया समेत दीगर इलाके मुतासर हैं। शहरी शदीद गर्मी और लाइट ना होने की वजह से बिलबिला उठे हैं। मजीद जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे साद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं। 1:30 बजे बिजली का ये ब्रेकडाउन शुरू हुआ था। शदीद गर्मी है और ऐसे में लाइट भी नहीं है। कराची वालों का तो बुरा हाल है। कब तक बिजली बहाल होगी, हुक्काम क्या बता रहे हैं? फवाद, ऐसा ही है। दर्जा हरारत 34 है, अगरचे पर जो शद्दत है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक फील की जा सकती है। इस वक्त शदीद गर्मी है और ऐसे में के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। शहर का जो निस्फ हिस्सा है वो इस वक्त बिजली की फराहमी से महरूम कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर के इलाके में और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, जैसे ज़ैनब मार्केट है, हाशू सेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है और यहाँ तमाम सेंटर्स में, तमाम मार्केटों में इस वक्त बिजली जो है वो नहीं है। जब हमारी शहरियों से बात हुई, दुकानदारों से बात हुई, उनका ये कहना था कि 1:30 बजे के करीब जो है वो अचानक से लाइट गई है और उसके बाद अभी तक नहीं आई है। 1.5 घंटा गुजर चुका है। यहाँ पर मुख्तलिफ शहरी भी मुख्तलिफ शहरों जो है वो इलाकों से शहर के आए हैं। हमारी उनसे बात हुई, उनका यही कहना था कि जब वो शॉपिंग करने सदर आए तो यहाँ भी लाइट नहीं थी। जब घरों में मालूम किया उन्होंने अपने, तो वहाँ पर भी लाइट नहीं थी। जब के इलेक्ट्रिक से हमारी बात हुई तो उनका ये बताना है कि 220 kVA की मेन लाइन है जो ट्रिप कर गई है, जिसकी वजह से जो उससे मुत्तसिल, जो उससे मुंसलिक ग्रिड है वो भी ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से बड़ा फॉल्ट सामने आया है। मुख्तलिफ इलाके शहर के बिजली की फराहमी से महरूम हो गए। अगर हम बात कर लें कराची के अजला की, तो ज़िला जुनूबी है जिसमें डिफेंस है, क्लिफ्टन है, आई चुंदरीगर रोड है। ज़िला शर्की की बात कर लें तो वहाँ पे गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल है। ज़िला कुरंगी की बात कर लें, लांडी, कुरंगी, शाह फैसल है। इसी तरीके से ज़िला मलीर के इलाके हैं। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में 1.5 घंटे से लाइट नहीं है। इस वक्त शहरी बिलबिला उठे हैं, शदीद गर्मी है। हमने देखा यह है कि जब भी मौसम में जो नमी का तनासुब है वो बढ़ जाता है तो बिजली की जो रसद तलब है उसमें इजाफा होता है। ऐसा ही कुछ देखने में आज आया। आज ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में एक बड़ा ब्रेक डाउन जो है वो कराची के अंदर देखने में आया है। आधे से ज़्यादा शहर इस वक्त बिजली की फराहमी से महरूम कर दिया गया है। कि इलेक्ट्रिक तर्जुमान का ये कहना है कि इस वक्त जो टीमें हैं वो निकाल दी गई हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द फॉल्ट को दूर किया जाए। इस वक्त उनकी जानिब से जो मुतवक्किल टाइम दिया गया है वो 1.5 से 2 घंटे है, जिसमें उनका कहना है कि मरम्मती टीमें निकाली गई हैं, वो जल्द से जल्द इस फॉल्ट को दूर कर लेंगी और कराची के जो इलाके जहाँ पर बिजली इस वक्त गायब है वहाँ पर दर्जा बदर्जा बिजली आना शुरू हो जाएगी। उन इलाकों में भी इस वक्त ब्रेक डाउन हुआ है जिन इलाकों में आमतौर पर जो इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। अगर हम बात कर लें, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं। फेडरल बी एरिया के कुछ इलाके हैं, नॉर्थ नाज़माबाद है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं की जाती, लोड शेडिंग से मुस्तस्ना ये इलाके हैं। पर आज यहाँ पर भी लाइट गई हुई है। जो ब्रेक डाउन जो है इसने इस शदीद गर्मी में कराची वालों को इस वक्त परेशान कर रखा है। जी हाँ, गर्मी बढ़ी तो बिजली की कमी और कराची में इस वक्त बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है और रोशनियों का शहर, इसमें बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। कराची के कई इलाके बिजली से महरूम हुए हैं। निफ से ज़ायद कराची का जो हिस्सा बताया जा रहा है वहाँ पर बिजली नहीं है। नॉर्थ कराची, गोलीमार, लांडी, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया समेत दीगर इलाके मुतासर हैं। शहरी एक तो शदीद गर्मी और लाइट ना होने से बिलबिला उठे हैं। शहर का दर्जा हरारत इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब बहुत कम है। इस वजह से जो दर्जा हरारत है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त महसूस किया जा रहा है और ऐसे में लाइट भी नहीं है तो परेशानी बहुत ज़्यादा कराची के शहरियों के लिए है, चूँकि इतनी शदीद गर्मी में लाइट का ना होना दोहरा अज़ाब है। बिल्कुल, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। यकीनन शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। जिस तरह से बताया भी जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम उनकी जानिब से दिया गया है। 220 kV की मेन लाइन है जो कि ट्रिप कर गई है और ऐसे में शहर का बेशतर हिस्सा बिजली से इस वक्त महरूम हो गया है। हाई टेंशन लाइन वो ट्रिप कर गई है। और अगर इलाकों की बात करें तो इसमें नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, लांडी,
औलंगी, मलीर यहाँ पर बिजली नहीं है। इसके अलावा नाज़माबाद, गुलिस्तान जौहर, अलासिफ स्क्वायर में भी बिजली गायब है। क्लिफ्टन डिफेंस, काला पुल, सदर, शाह फैसल, सफूरा यहाँ पर भी बिजली मअतल है। तो ख़बर हम आपको दे रहे हैं, कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। शहर का बेशतर हिस्सा बिजली से इस वक्त महरूम है। जी, इमरान राना तर्जुमान के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कब तक बिजली की बहाली मुमकिन हो पाएगी शहर में? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लाइव लेने के लिए। मैं आपको क्विकली अपडेट करता चलूँ कि जो NKI की जो लाइन 1 और लाइन 2 में एक ट्रिपिंग आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह पावर डिवीजन और जो गवर्नमेंट की साइड से और के इलेक्ट्रिक की साइड से दोनों टीम से बड़ी तेजी से उस पर कार्रवाई अमल में लाई है और दोनों लाइन अल्हम्दुलिल्लाह रिस्टोर हो चुकी हैं। इस वक्त अच्छी बात यह है कि हमारे जो ग्रिड लेवल जो है वो तमाम का तमाम रिस्टोर कर दिया है और ग्रेजुअली हम लोग अपने फीडर लेवल के ऊपर जो है उनको एनर्जाइज करते जा रहे हैं। तो बड़े रिकॉर्ड टाइम के अंदर जो है आपके इलेक्ट्रिक की टीम जो है ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और इस वक्त जो है सप्लाई जिस एरिया के अंदर इफेक्टेड है उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं। एक आपके साथ ये भी बात बताता चलूँ कि जितनी स्ट्रेटेजिक और इंतहाई अहम लोकेशंस हैं उनको भी हम लोग रिस्टोर कर चुके हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है पूरे सिटी को जो है हम लोग एनर्जाइज कर दें। अच्छा, अभी तक कितना आप बता रहे हैं कि जो लाइन है उसको बहाल किया गया है, तो अभी कितना फ़ीसद शहर है उसमें बिजली की सप्लाई आपने बहाल कर दी है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जो ग्रिड्स के ऊपर सबसे पहली एफर्ट ये होती है कि ग्रिड्स को फौरन एनर्जाइज किया जाए। ग्रिड्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे रिस्टोर हो गए हैं और इक्का दुक्का में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग देख रहे हैं। हमारे 60 से ज़्यादा ग्रिड हैं कराची शहर को जो सप्लाई देते हैं और 1900 से ज़्यादा फीडर्स हैं। हम लोगों ने ग्रिड सारे जो हैं रिस्टोर कर दिए हैं और ग्रेजुअली पूरे सिटी के अंदर जो है फीडर लेवल के ऊपर अब सप्लाई जो है इंशाल्लाह बहाल हो रही है और बहुत तेजी के साथ ये नंबर ऊपर जा रहा है। लेट मी श्योर कि हमारी टीम्स ऑन ग्राउंड है, हमारी सीनियर मैनेजमेंट इस वक्त हमारे क्राइसिस रूम्स के अंदर मौजूद है, हमारी फील्ड के अंदर मौजूद है। हम लोग इसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे शहर को एनर्जाइज कर दें। मेरे ख्याल में विद इन एन आवर और 2 हम आपको मजीद अपडेट करने की कोशिश एक अच्छी पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि ग्रिड को रिस्टोर कर दिया गया है और बिजली की सप्लाई के लिए इस वक्त काम किया जा रहा है फीडर्स पर, तो आप इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? ये जो ब्रेक डाउन हुआ इसकी वजूहात क्या बनी? देखिए, इसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके ऊपर कोई भी बात करना अभी बहुत प्रीएम्प्टिव होगी। मेरी गुजारिश ये होगी कि इस वक्त हमारा पूरा का पूरा फोकस इस फेज में ये है कि शहर में जो एनर्जी है उसको फौरन से पेश से बहाल किया जाए, पूरे शहर को अप किया जाए और जिसमें काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। जैसे ही इंशाल्लाह इसके हवाले से मजीद अपडेट आएगी, इंशाल्लाह मैं आपके जितने भी सामीन हैं, नाज़रीन हैं, उनको ज़रूर अपडेट करूँगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान राना हमारे साथ मौजूद थे कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान बता रहे थे कि 60 से ज़ायद ग्रिड हैं वो बहाल कर दिए गए हैं और 1900 से ज़ायद फीडर्स हैं वो बहाल करने का अमल जारी है। 1 से 2 घंटे में उन्होंने कहा है कि अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और 1 से 2 घंटों में तमाम फीडर्स बहाल कर दिए जाएंगे। ये इमरान राना का कहना था। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि अब देखना ये है कि जो वो दावा कर रहे थे उसके मुताबिक इस पर अमल होता है या नहीं, चूँकि अभी तक जो इत्तलात हमारे पास आ रही हैं वो निस्फ से ज़ायद शहर का हिस्सा इस वक्त बिजली से महरूम है। समग्र नुमाइंदे रिजवान आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। रिजवान आलम साहब, के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से हमारी बात हो रही थी, वो दावा कर रहे थे कि 1 से 2 घंटे में बिजली बहाल हो जाएगी। ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है, एक्चुअल सूरत हाल क्या है, आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी देखें, 220 kV की जो हाई एक्स्ट्रा टेंशन लाइन थी वो ट्रिप कर गई थी, जिसके बाद हमने देखा कि कराची में 1:30 बजे के करीब एकदम से बड़ा बिजली का ब्रेक डाउन आया और निस्फ शहर का जो है था वो बिजली से महरूम हो गया। अभी जो है वो कि 23 ग्रिड स्टेशन इस लाइन से जो मुंसलिक थे वो मुतासिर हुए थे और वो ऑफ हो गए थे। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का ये कहना है कि वो ग्रिड स्टेशन जो ऑफ हुए थे वो बतदरीज ऑन हो रहे हैं, उनको एनर्जाइज किया जा रहा है, उनमें लोड मौजूद है। अब जब ये
ऑन होने के बाद जब बिजली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता जो इलाके ऑफ है वहाँ से जो है बिजली को रिस्टोर किया जाएगा। तो इसमें 1 से 2 घंटे की टाइम लगेगा बहाली में बिजली की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 40% कराची में का जो 40% हिस्सा है उसमें बिजली नहीं है। कराची में गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, नालू खेत, कोरंगी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, लांडी, कोरंगी, औरंगी टाउन, ज़िला वस्ती के बेशतर इलाके, ज़िला शर्की के इलाके और मुतादिद इलाकों में जो है वो बिजली नहीं है। लेकिन हसास तनसीबात में जो बिजली गई थी वो बहाल होना शुरू हो गई है। पहले मरहले में हसास जो है वो तनसीबात की बिजली बहाल कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक का तर्जुमान का दावा ये है कि 1 से 2 घंटे में बिजली बहाल हो जाएगी। लेकिन के इलेक्ट्रिक के जो ज़राए हमारे वो ये बताते हैं कि इसमें 3 से 4 घंटे का जो है वो टाइम लगेगा, क्योंकि 23 ग्रिड स्टेशन जो है वो ऑफ हो गए थे। ये एनर्जाइज होंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोकल फॉल्ट्स दूर किए जाएंगे और फिर यहाँ पर बिजली बहाल की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान आलम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस के वार जारी है। एक दिन में मजीद 88 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 4,000 से ज़ायद नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 6.43% पर आ गई है। मुल्क में 30 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का भी आगाज़ हो गया है। इस्लामाबाद से देखिए अरहम खान की रिपोर्ट। कातिल वायरस कोरोना का खूनी खेल जारी। एक दिन में 88 मरीज इंतकाल कर गए। 4007 नए केसेस भी सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 62,238 टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के 22 सबसे ज्यादा पंजाब में 35, केपी में 25 और सिंध में 22 मरीजों का इंतकाल हुआ। इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में 3 अमवात हुई। 40 मरीजों का इंतकाल वेंटिलेटर पर हुआ। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 6.43%। मजमूई केसेस 8,97,468, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 20,177 हो गई। कोरोना के फाल केसेस 63,436 हैं। मुल्क में 30 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का भी आगाज हो गया। NCOC ने शहरियों से अपील की है कि वो 1166 पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर खुद को रजिस्टर कराएं। मैसेज मौसूल होने की सूरत में मुकर्रर तारीख पर बताए गए सेंटर तशरीफ ले जाएं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कराची समेत सिंध भर के स्कूल्स 24 मई से नहीं खुलेंगे। सिंध टास्क फोर्स मीटिंग में फैसला कर लिया गया। कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र मौजूदा पाबंदियां अगले 2 हफ्तों तक सूबे भर में बरकरार रखने का फैसला किया गया है। तमाम सियाहती मराकज़, तफरीही पार्क्स और शादी हॉल्स भी बंद रखने का फैसला किया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, पाबंदियां अगले 2 हफ्ते तक बरकरार रखने का फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, सिंध टास्क फोर्स के इजलास में सिंध हुकूमत और अफसरी क़यादत ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है कि सिंध में जो पाबंदियां हैं वो आइंदा 2 हफ्ते तक बरकरार रहेंगी। सिंध भर में स्कूल भी 24 मई से नहीं खुलेंगे। स्कूल तब खुलेंगे जब कोरोना केसेस कम होंगे। सिंध हुकूमत का कहना है कि शादी हाल भी बंद रहेंगे। इसके अलावा जो तफरीही मकामात हैं, सियासी मकामात हैं वो भी बंद रहेंगे। CVO हाउस पे भी आइंदा 2 हफ्तों के लिए बंद रहेगा। दुकानें शाम 6 बजे तक बंद करना होंगी। पीर से SOPs पर सख्त अमल दरामद करने के लिए सिंध हुकूमत ने डंडा उठा लिया है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% के साथ चलेगी। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो उन पर जुर्माने किए जाएंगे। साथ ही साथ वज़ीर तालीम को हिदायत दी है कि वो महकमा तालीम के जो मुलाजिमीन हैं उनकी वैक्सीनेशन का बंदोबस्त करें। शादी हाल भी आइंदा 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। सिंध में आइंदा 2 हफ्तों तक पाबंदियों का इतलाक रहेगा। जो मौजूदा पाबंदियां हैं वो आइंदा 2 हफ्तों तक रहेंगी। डाइन इन भी आइंदा 2 हफ्तों तक बंद रहेगी। जी बहुत शुक्रिया संजय साधवानी आपका। कराची में कोरोना का पलटकार वार। 1 हफ्ते के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 13.9% तक जा पहुंची। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी है। हैदराबाद में 10.8 और सखर में मुस्बत केसेस की शरह 7.7% रिकॉर्ड की गई। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अवाम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं, SOPs पर अमल करें। मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पिछले 1 हफ्ते में यानी कि 15 मई से लेके 21 मई तक कराची शहर में पॉजिटिविटी रेशियो है 13.9%। हैदराबाद के अंदर 10.8% और सखर में 7.7%। ये नंबर जो कि आज से 2 महीने पहले तकरीबन 2% पर आ गया था, ये नंबर वापस स्पाइक होके कराची शहर में 14% तक पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं हम लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर हमें मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि मुश्किल फैसले? प्लीज वैक्सीनेशन के प्रोसेस में हमारा साथ दें। अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट करा लेते हैं तो आप इस बीमारी से बचने के लिए एक और अहम संग मील को दूर कर सकते हैं। मास्क पहन, गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकलें।
24 मई से सियाहत का शोबा खोलने का फैसला। सैर व तफरी के लिए जाने वाले अफराद का सेहतमंद होना ज़रूरी करार। 1 जून के बाद होटल्स में कमरा बुक कराने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना होगा। NCOC ने कोरोना से ज़्यादा मुतासरा अजला में तालीमी इदारे 7 जून तक बंद रखने की हिदायत भी कर दी। अरहम खान की रिपोर्ट। सैर और सयाहत के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। 24 मई से शोबा सयाहत पर लगे ताले खुल जाएंगे, मगर सैर सपाटे के लिए सेहतमंद और कोरोना मनफी रिपोर्ट होना लाजिम। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। सियाहती मकामात के दाखिली रास्तों पर सयाहों से हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर करवाए जाएंगे। होटल्स और गेस्ट हाउस मेहमानों की कोरोना मनफी रिपोर्ट तलब करने के पाबंद होंगे। 1 जून के बाद होटल्स का अमला 50 साल और 1 जुलाई के बाद 40 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर कमरा किराए पर नहीं देगा। NCOC ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों को शदीद मुतासरा अजला में तालीमी इदारे न खोलने की हिदायत कर दी। कम मुतासरा अजला में तालीमी इदारे 24 मई से खुलेंगे, जबकि ज्यादा मुतासरा अजला में 6 जून तक बंद रहेंगे। 7 जून से इदारे खोलने के लिए जायजा इजलास 3 जून को होगा। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। मुल्तान में अताई की मुबैना गफलत, भट्टा मजदूर के 3 बच्चों की जान ले ली गई। आसिफ बलोच की रिपोर्ट। मुल्तान के नवाई इलाके हामिदपुर कनौरा में वाक़े निजी क्लिनिक के अताई डॉक्टर की मुबैना गफलत से भट्टा मजदूर खादिम हुसैन के 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। सवेरे 8 बजे तो पहले दवाई देती है 5 तो 7 मिनट गुजरे मोशन ते उल्टियाँ लग गई। समा पर खबर नशर हुई तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर हुकाम से 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट तलब कर ली। हमने इमीडिएटली ना सिर्फ ये कि उस डॉक्टर का क्लिनिक सील कर दिया और उसको अरेस्ट कर दिया, बल्कि जो बच्चे फौत हुए थे उनका एनालिसिस के लिए लैब में रिपोर्ट्स भी भिजवा दी हैं और अब उनका पोस्टमार्टम भी होगा मेडिको लीगल प्रोसेस की रोशनी में, और जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसकी रोशनी में जो भी कानूनी कार्रवाई की होगी वो बनती होगी वो की जाएगी। उधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अमवात की वजह मालूम हो सकेगी। जो भी इसमें मुलविस पाया गया सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। पेशावर में 3 नौजवान दरीना दुश्मनी के भेंट चढ़ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। पेशावर के इलाके बड़ावेर कगवला में दीरीना दुश्मनी ने 3 नौजवानों की जान ले ली। मुखालिफिन ने रात गए फायरिंग करके विसाल, खालिद और काशिफ को कत्ल कर दिया। मकतूलीन आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। कत्ल का मुकदमा मुखालिफिन के खिलाफ दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। इससे पहले जितनी भी ये वारदातें हुए हमने तमाम मुल्जिमान हमने पकड़े हैं। इसमें भी मुल्जिमान नॉमिनेटेड है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको कानून के कटहरे में लेके आएंगे। अहलियान इलाका के मुताबिक 2003 में 2 ग्रुप्स के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा हुआ, जो अब तक दर्जनों अफराद की जानें ले चुका है। इलाके के बुजुर्गों ने, उलमाओं ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी भी तरीके से इनका ये राजीनामा हो जाए, लेकिन इनका राजीनामा नहीं हो सकता। तीनों नौजवानों की नमाज जनाजा अदा करके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। खबर शामिल करेंगे लंदन से, जहां हसन नवाज के दफ्तर में मुबैना तौर पर मुश्तबा अफराद ने दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें कारकुनान ने मरकजी दरवाजे पर ही रोक लिया। नून लीग के मुताबिक कारकुनान को देखकर मुश्तबा अफराद फरार हो गए। सेंट्रल लंदन के इलाके में हसन नवाज के दफ्तर के बाहर नाखुशगवार वाक़या। 4 मुश्तबा अफराद ने मुबैना तौर पर दफ्तर में घुसने की कोशिश की। लीगी कारकुनान ने मुश्तबा अफराद को दफ्तर के दरवाजे पर ही रोक दिया। नून लीग का दावा है कि नून लीग के कारकुनों को देखकर मुल्जिमान फरार हो गए। लीगी रहनुमा नासिर भट्ट ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी है। नासिर भट्ट ने दावा किया है कि मुश्तबा अफराद ने हसन नवाज का नाम पूछा, फिर धमकियां दी। बरतानवी पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। लंदन में शरीफ खानदान के साथ पेश आने वाला ये कोई पहला वाक़या नहीं। इससे पहले भी उनकी रिहाइशगाह का घेराव होता रहा है। कई बार तो हमले भी किए गए।
लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में गुंडों का घुसना काबिल मजम्मत है। नून लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ कहते हैं कि लंदन पुलिस तहकीकात करे और मुल्जिमान को सख्त सजा दी जाए। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, दौरान हिरासत नवाज शरीफ की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने वाले बाज नहीं आए। PTI रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं, अगर वाक़या हुआ है तो मजम्मत करते हैं। नवाज शरीफ अगर वहाँ महफूज नहीं तो वतन वापस आ जाएं, जेल में सिक्योरिटी देंगे। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर पर हमला। शहबाज शरीफ ने बयान में कहा, लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में गुंडों का घुसना काबिल मजम्मत है। नकाबपोश हमला आवरों का मुसल्ला होकर दफ्तर में घुसाना लम्हा फिक्रिया है। लंदन पुलिस और हुक्काम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराएं, मुल्जिमान को सख्त सजा दी जाए। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, दौरान हिरासत नवाज शरीफ की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले बाज नहीं आए। बीमार वालदा की तस्वीरें बनाने की कोशिश की, होटल में मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा। आज फिर नवाज शरीफ पर हमला आवर होने की कोशिश की गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने समा से गुफ्तगू में कहा, अगर मरियम नवाज को लगता है कि उनके वालिद वहाँ महफूज नहीं तो पाकिस्तान आ जाएं, उन्हें जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। लंदन में हुए वाक़े को मरियम साहबा ने अपने सियासी मुखालफिन पर डालने की जो कोशिश की है, मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ और इसके साथ साथ उस हमले की भी मजम्मत करता हूँ अगर वो हुआ है। अगर उनको लगता है कि वो वहाँ पर इनसिक्योर है तो उनको फौरी तौर पर वापस आना चाहिए पाकिस्तान। यहाँ पर उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। शहबाज गिल ने सवाल उठाया, लंदन में बैठे शख्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मरियम नवाज पाकिस्तान पर कैसे डाल सकती हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि आवाम की आंखों में मिर्चें डालकर इलाज के नाम पर बाहर जाने वाले बताएं, क्या वो कारोबार करने और माल पानी ठिकाने लगाने गए थे? अगर वहाँ आपकी जान को ख़तरा है तो यहाँ आ जाएं, कम अज़ कम जेल में तो महफूज रहेंगे। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ अब मैटर नहीं करते, उनसे कोई लड़ाई नहीं लड़नी। जो ख़ानदान जो है अवाम की आंखों में मिर्चें डाल के इलाज के लिए रिलीफ लेके गया, उस ख़ानदान का ऐलान करना और बताना वो कारोबारी दफ्तर में मौजूद थे तो कोई अफराद वहाँ पे आ गए। पहले तो उनसे ये पूछें कि आप हॉस्पिटल में लेटने के लिए गए थे, दवाई लेने गए थे कि कारोबारी अमूर निपटाने गए थे? आप माल पानी ठिकाने लगाने गए थे? आपकी जान को अगर इतना खतरा वहाँ है तो यहाँ तशरीफ ले आए। यहाँ आपकी जान कम अज कम जेल में महफूज रह सकती है। यहाँ तो कानून आपको ढूंढ रहा है, अदालतें आपको बुला रही हैं, पुकार रही हैं। आपने नया इंकशाफ कर दिया कि कोई लेन देन वाले भी आपको ढूंढ रहे हैं। यहाँ तो हम वावेला कर रहे हैं कि कौम का माल पानी खा के चले गए हैं। वहाँ पे आपने खुद ही इंकशाफ कर दिया कुछ अफराद और शख्सियात का भी माल पानी खाया हुआ है, बजाय इसके कि आप छुपते फिर। जिसका जो देना दे, जिससे को लेना ले। शहबाज शरीफ साहब की फुर्तियाँ हूँ, मुख्तलिफ जमातों को लारे लपे हूँ, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हमने इनसे लड़ाई नहीं लड़नी, ये अब हमें मैटर नहीं करते। मैं नहीं देख रही कि PTI की गाड़ी जो है किसी हादसे का शिकार हो। PTI तर्जुमान और वज़रा को जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ बयानबाजी रोकने की हिदायत कर दी गई। सख्त मौक़िफ़ अपनाने वालों को फ़ोन कॉल्स की गई। कहा गया ऐसा ना करे। बात कर लेते हैं नईम अशरफ भट्ट से। नईम, बताइए इस बारे में। जी इरम, जैसा कि जहांगीर तरीन ने चंद रोज पहले एक अहम सरकारी शख्सियत से इस्लामाबाद में मुलाकात की थी, जिसके बाद हमने देखा कि मामला बेहतरी की तरफ गए और जो ग्रुप के कुछ अहम रहनुमा हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो बजट भी पास कराएंगे और कोई इतने सीरियस मामले नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो चंद हुकूमती तर्जुमान या PTI के लोग थे वो बड़ा सख्त बयान दे रहे थे। तो उनमें से एक अहम पंजाब के सूबाई वजीर हैं, 2 रोज कबल वो मीडिया में जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप के खिलाफ कुछ सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे थे। तो उनके इस्तेमाल करने के फौरन बाद उन्हें कॉल्स आई और कहा गया कि आप ऐसा नहीं करना और आप अपने लहजे में नरमी लाएं। और यही बात दीगर जो उनके तर्जुमान हैं PTI के, जो सख्त लैंग्वेज यूज कर रहे थे, उनको भी आया है। और आपको याद है कि फैसल वाडा जो हैं उन्होंने भी चंद रोज कबल बड़ा सख्त जुमला बोला था जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतालिक। तो इसलिए अब थोड़ा सा मामला बेहतरी की तरफ बजट तक जा रहा है। यानी ये बजट तक तो वादे वईद हुए हैं नरमी के, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी देखेगा कि केसेस के हवाले से और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब में वो कैसे उसे हल करते हैं। और फिर हुकूमत की जानिब से पहले ही दिफाई बयानात यानी वो रिएक्शन में आ रहे थे
तो वो अब उनको भी कहा गया है कि आप भी खामोश रहें, नरमी लाएं और देखें कि मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। और जो रवायती हरीफ हैं अपोजिशन, अब उनके खिलाफ ही सारी तोपों के रुख होंगे। जी बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट आपका। वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान कहते हैं कि PTI में ग्रुप नहीं, सिर्फ ग्रुपिंग का तासुर है। रिंग रोड मंसूबे से मेरा या मेरे ख़ानदान का कोई ताल्लुक़ नहीं। जिसने भी मंसूबे में करप्शन की उसे टांग दिया जाए, लेकिन मंसूबा ख़त्म नहीं होना चाहिए, बोले चौधरी निसार। ऑर्डिनेंस के डर से हलफ उठाने जा रहे हैं। PTI में एक ग्रुपिंग का तासुर दिया जा रहा है। PTI के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं। PTI एक है, PTI एक रहेगी। छोटे मोटे इख्तलाफ हैं। जहाँ तक जहांगीर खान के इश्यूज का ताल्लुक है, तो जहांगीर खान का इशू, इससे पहले बहुत सारे लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज भी हुई और वो अपनी कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एहतसाब का अमल ये भी अक्रॉस दी बोर्ड होगा, हर किसी को इसमें गुजरना होगा, चाहे कोई अपने चाहे कोई अपोजिशन से उसका ताल्लुक, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। रिंग रोड के साथ दाएं बाएं, रिंग रोड में ना क्यों हमारी जमीन आई है और ना क्यों आ रही है, इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार है उसे टांगना चाहिए, प्रोजेक्ट ड्रॉप नहीं होना चाहिए। मुझे तो खुशी है कि वो हलफ उठा रहे हैं। उन्होंने इलेक्शंस को तस्लीम ही नहीं किया। आज उन्होंने 3 साल के बाद उन्होंने इंतखाबात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया है। अगर ऑर्डिनेंस ना आ रहा होता तो वो हलफ ना उठाते, अगर मुस्लिम लीग में उन्हें जगह मिलती, अगर मरियम बीबी और नवाज शरीफ हाँ कर देते तो वो अपने बेटे को या भतीजे को इलेक्शन लड़ाते। तरक्की की दौड़ में पाकिस्तान की रफ्तार तेज तर, अहदाफ पीछे रह गए। इस साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार 3.94% रहने का तखमीना है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। मुल्क की माशी शरह नमो 2.1% के हदफ से कहीं आगे। गुज़िश्ता माली साल में कोरोना के हमलों से मुल्क की मईशत रिकॉर्ड मनफी 0.47% तक गिर गई थी, जो गैर मामूली उठान के साथ इस साल 3.94% तक पहुँचने की तवक्को। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने माली साल के पहले 9 माह के अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर नजरसानी शुदा तखमीना पेश कर दिया। ज़राअत में 2.8% हदफ के मुकाबले में 2.77% ग्रोथ। सनती शोबे में कारकर्दगी 0.1% हदफ के मुकाबले में 3.57% रही। खिदमात के शोबे में तो बात 2.6% के टारगेट से कहीं आगे निकलकर 4.43% तक पहुंच गई। गंदम, चावल, मकई और गन्ने समेत बड़ी फसलों की पैदावार में 4.65% इजाफा हुआ। अलबत्ता कपास की पैदावार में 22.8% की नुमायां कमी रिकॉर्ड। टेक्सटाइल, मशरूबात, पेट्रोलियम, गाड़ियों समेत बड़ी सनतों की पैदावार में 9.29%, रिटेल और होलसेल में 8.37% तक बेहतरी। सब्जी, फ्रूट, लाइव स्टॉक, इंश्योरेंस और हाउसिंग में भी मुस्बत तब्दीली रिकॉर्ड। फी का आमदन 14.4% इजाफे के साथ 31,354 रुपए बढ़कर 2,46,414 रुपए हो गई। वजीर आजम ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, ये सारी कामयाबियां कोरोना वबा पर काबू पाते हुए हासिल की गयी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह कहते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ ट्रैक पर चढ़ गई है, तमाम सेक्टर्स में बेहतरी आ रही है, मुआशी इस्लाहात के नताइज आना शुरू हो गए हैं। जो रिफॉर्म्स की गई थी उसके अब नतीजा आना शुरू हुआ है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जा रही है, प्रोडक्शन ऊपर जा रही है, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, रिमिटेंसेस आ रही हैं। तो जो तखमीना लगाया गया था उससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आ रही है और 3.94 एक इन हालात में ये मेरा ख्याल है कि दुनिया में इतनी वी शेप रिकवरी कहीं भी नहीं देखी जा रही जो पाकिस्तान में हुई है। कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये और तेजी से आएगी और अगले साल और 2023 तक ये 6-7% तक बड़े आराम से पहुंच जाएगी। जो ग्रोथ आई है ये तमाम सेक्टर्स में आई है। इसके साथ साथ FBR की रिफॉर्म्स आ रही हैं। आई थिंक कि ये अब हम डेफिनेटली ग्रोथ पाथ के ऊपर चढ़ गए हैं। माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम कहते हैं, आदाद-ओ-शुमार में कारखानों और ज़राअत की ग्रोथ कम बताई गई है। मालियाती साल मुकम्मल होने पर माशी ग्रोथ 5% हो जाएगी। जब एक दफ़ा जब सारा पूरा साल मुकम्मल हो जाएगा और पूरा डाटा आ जाएगा तो ये 4.5 से 5% होगा, क्योंकि अभी भी जो इन्होंने जो कारखानों की जो फिगर डाली है वो कम डाली है और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर की भी फिगर कम डाली है। तो बहरहाल ये जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो ये पाकिस्तान जिस साल से गुजर रहा था। पूरी दुनिया में जो है इस वक्त कोई मुल्क जो है सबकी मईशत बैठी है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत
जिस तरीके से उठी है ये काबिल कदर है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लोग हैं, सच्ची बात तो ये है कि बहुत सारे जो यहाँ पे हैं, नुमान साहब बशमूल, मेरा तो ज़ाती तौर पे इनसे कोई ये दूसरी नस्ल का ताल्लुक़ है और मेरा बड़ा एहतराम है, सारी मेरा बड़ा पुराना और भाइयों की तरह ताल्लुक़ है। इनके जो नुक्ता नज़र है उसमें भी बड़ा वज़न है और हम ये समझते हैं कि इसकी जो सईद अकबर नवानी साहब जैसे जो तजर्बाकार सियासतदान हैं, 1985 से वो असम्बली के मेंबर चले आ रहे हैं। तो जहांगीर खान तरीन ग्रुप के नुमान लंगड़ियाल का ज़ोहराना और इस मौके पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इनके साथ बड़ा वसी ताल्लुक़ है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और इख्तलाफात के हवाले से उन्होंने कहा कि इख्तलाफात छोटे मोटे होते रहते हैं लेकिन तमाम लोग ही मुत्तहिद हैं। फुहान साहब और चीमा साहब और खुरम और बाकी सारे हमारे जो दोस्त हैं, जिस तरीके से इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इनका ताल्लुक़ है उसके ऊपर इनको फ़ख्र है और यही वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम सब इकट्ठे हैं। बाकी कभी किसी मसले के ऊपर, छोटे मोटे मसाइल के ऊपर बातचीत जो है वो हो भी जाती है, उसमें रखना भी आ जाता है, उसमें तकल्लुफ़ भी हो जाता है, लेकिन बड़े जो मामलात हैं उसके ऊपर ये तमाम लोग बिल्कुल वाज़े हैं कि इमरान खान हमारे लीडर हैं और तहरीक इंसाफ हमारी जमात है और इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं। तीसरी बात, जहांगीर तरीन साहब के जो मामलात हैं जिसके ऊपर पहले भी हमने बड़ी वाज़े मौक़िफ़ रखा है, तहरीक इंसाफ के अंदर मैं पूरी तरह, मुझे ये भी यकीन है, ना तो जहांगीर तरीन साहब को ये तवक्को है कि इमरान खान उनके लिए कोई इल्लीगल सिफारिश करेंगे, ना ही इमरान खान का ये मिजाज। मेरिट के ऊपर अली ज़फ़र साहब की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसकी रिपोर्ट जो है वो आएगी, उसका इंतज़ार हमें भी है और जाहिर है कि इस ग्रुप को भी है और हमें भी उस रिपोर्ट के ऊपर भी एतबार है और इनको भी उस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो एतबार है और वो रिपोर्ट हमारी एक इंटरनल पार्टी की एक जो लाइन है उसको तय करेगी। जहाँ तक उनके कोर्ट केसेस का या मामलात का ताल्लुक़ है वो जाहिर है कि वो एक कानूनी मामलात हैं और ना ये वो कहेंगे कि उसको इस तरीके से जो है वो डील किया जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसी को कोई रिलीफ दी जाए, ना वो तरीन साहब इसको मांगेंगे और ना ही उसके ऊपर इमरान खान साहब की कोई ऐसी पॉलिसी है कि वो उनको जो है कुछ करेंगे। हम सब ने एक फैमिली की तरह, एक इकट्ठे पार्टी की तरह, जिस तरह से हम एक होती है रवायत उसी तरह ही चलने का फ़ैसला किया है। इसमें किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग का मामला नहीं है, किसी किस्म की कोई आपस में खिलाफात का मामला नहीं है। हम तमाम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि जो गुफ्तगू है वो हम उसको बैठ कर के जो मसाइल हैं ज़ाती या इज्तमाई उनको हम हल करेंगे और इमरान खान की क़यादत में हम सब इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ये टास्क दिया है, आमिर कियानी साहब को दिया है और सैफ नियाज़ी साहब को दिया है, मुझे दिया है कि ये जो मामलात हैं इनके ऊपर हम एक तरीके से, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से इनके मामलात के ऊपर हम काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये लोगों को गलतफहमी हो जाती है, छोटी छोटी अपोजिशन के लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि इनके कोई इख्तलाफ हो गए हैं, सारे लुटियाँ डाल रहे हैं कुछ दिनों से। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद वो लुटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि देखिए, तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो चारों सूबों में, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसका कराची से लेके खैबर तक वोट बैंक है। बाकी सारी जमातें जो हैं, PMLN तो सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध की पार्टी है। पाकिस्तान में जो 1100-1200 सीटों के ऊपर इंतखाबात होते हैं, सवाए तहरीक इंसाफ के किसी और सियासी जमात के पास इतने कैंडिडेट ही नहीं है कि उनके ऊपर लोग खड़े कर सकें। फ़िलहाल ये एक डेप्थ इस वक्त किसी वक्त बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पास हुआ करती थी, पीपल्स पार्टी के पास ये ताकत हुआ करती थी। उसके बाद अगर कोई जमात इस वक्त वफाकी जमात की हैसियत रखती है और ये दावा कर सकती है कि वो वफाकी जमात है और उनका लीडर एक वफाकी लीडर है, तो वो इमरान खान है। लिहाजा इतनी बड़ा जो हुजम है, पाकिस्तान को 20-22 करोड़ लोगों का मुल्क है, अगर 20-22 करोड़ लोगों की एक नुमाइंदा जमात के अंदर छोटी मोटी चीज़ें हो भी जाती हैं तो उसका मैकेनिज़्म मौजूद है वो इंशाअल्लाह ताला उसको हम उसके मुताबिक जो है वो हल करेंगे और इंशाअल्लाह ये जो मामलात हैं वो सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और उसके मुताबिक हम इसको आगे लेके चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें थोड़ा सा तौसीक़ करना चाहूँगा
बहुत शुक्रिया एक तो फवाद शफी साहब का और आमिर कियानी साहब का कि तशरीफ़ लाए मीर साहब को हुक्म पर। तो जिस तरह से हमारे घर के अंदर छोटे मोटे गिले शिकवे आज क्लियर हो गए, यहाँ इसके साथ साथ मेरी गुजारिश हो गई फवाद शफी साहब से भी और आमिर कियानी साहब से भी कि हम JK साहब की जो अली सफ़र साहब ने रिपोर्ट बनाई है वो कम से कम पब्लिक ज़रूर करें, ताकि उसके अंदर सबको पता चले कि वो रिपोर्ट क्या है। जो भी रिपोर्ट होगी हम उसको तन मन धन के साथ कबूल करेंगे। फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लगता है कि जहांगीर तरीन साहब के जो हामी ग्रुप है उसको साइडलाइन किया गया है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को उभारा गया है, उनके काम नहीं किए गए, उनके अंदर गिले शिकवों का एक अंबार लगा हुआ है। आपके साथ मुलाकात में भी गिले शिकवे इन्होंने किए। कौन है ये PTI में वो लोग जिन्होंने इमरान खान को एक पॉलिटिकल क्राइसिस देने की कोशिश की है विद इन PTI? देखिए, इसमें जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि इसमें हमारी जो पॉलिटिकल एक जो सियासी राब्ताकारी थी और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव राब्ताकारी थी, उसके जो मैकेनिज़्म है उसमें खामियां थी, उसको दूर करने की ज़रूरत थी। हमने बैठ के उसके ऊपर बातचीत की है और इंशाअल्लाह जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया है अब हम ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं। साहब ये बताइएगा कि 5 वफाकी वज़रा आज ही चीज़ को मिले हैं, वज़ीर आज़म क्यों बरहम हुए हैं, क्यों नाराज़ हुए इसमें? ये मुझे नहीं पता। ये बताइएगा साहब, ये बताएं कि आपने बड़ी खूबसूरती से तरीन इशू और बल्दियाती इशू जो है उनको अलग अलग किया, तो क्या ये जो अरकान है इन्हें तरक्याती फंड्स का वादा देकर तरक्याती प्रोग्राम वगैरह ने दिए हैं, कल प्रेस रिलीज भी इशू हुई है, क्या ये PTI का अपने उस मौक़िफ़ से यूटर्न नहीं है, रूगर्दारी नहीं है कि हम अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स नहीं देंगे? किसी अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड जारी नहीं किया जा रहा, ना ही वफाक में ना ही सूबे में। देखिए, लेकिन किसी इलाके को महरूम नहीं किए जा सकते इस बात के ऊपर। जितना हक लिया को डेवलपमेंट का है, जितना पिंडी को है, जितना लाहौर को है, जितना जेलम को है, चकवाल को है, भक्कर को है, फैसलाबाद को है, ये तमाम इलाके हैं जिनको तरक्की करने का हक हासिल है। अब ये जो नुमाइंदे हैं अगर बताते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, इसीलिए जहांगीर खान तरीन ग्रुप के नुमान लंगड़ियाल का ज़ोहराना। ऐसे में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।